चलिए दोस्तों, आज मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की शुरुआत करेंगे। 3 नंबर तक हमने करवा दिया, 3 प्रैक्टिस सेट मैंने पूरा करवा दिया। आज चौथा की शुरुआत करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद अंतिम में बात करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले हम उसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पहला नंबर का रहा, निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था। बात किया जाए, इटली के पुनर्जागरण के कवि दांते को कहा जाता है और पुनर्जागरण का जनक भी दांते को कहा जाता है। और दांते के द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई थी, उस पुस्तक का नाम था डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन थे? दांते। अभी हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था, तो इसका आंसर हो जाएगा दांते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है। बात किया जाए थॉमस कप, एक है थॉमस कप, एक है उबेर कप। थॉमस कप और उबेर कप दोनों कप बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया जाता है। बात किया जाए थॉमस कप की, तो थॉमस कप पुरुष को दिया जाता है, जबकि उबेर कप महिलाओं को दिया जाता है। तो थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। चलिए अगले क्वेश्चन की और 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कहता है रेगिस्तान के बादल बरसते नहीं, मतलब रेगिस्तानी इलाका में बादल क्यों नहीं बरसते हैं। बादल बरसने का मुख्य कारण है कि उच्च आर्द्रता होना चाहिए। अगर उच्च आर्द्रता होंगे तभी बारिश होंगे, अगर उच्च आर्द्रता नहीं होंगे तो बारिश नहीं होंगे। तो रेगिस्तानी इलाका में निम्न आर्द्रता होते हैं, जिसके कारण वर्षा नहीं होते। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न आर्द्रता के कारण। निम्न आर्द्रता के कारण रेगिस्तानी वाले इलाके में बारिश नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित। पीसा के लीनिंग टावर की बात करें, इसकी स्थापना 1173 ईस्वी में किया गया था। लीनिंग टावर की स्थापना 1173 ईस्वी में इटली में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा इटली। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा कटक। कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा, मैकडोनाल्ड श्रृंखला है एक। मैकडोनाल्ड श्रृंखला की बात करें, 1 नंबर में कहता है जूतों के दुकान की, 2 नंबर में सूती शर्ट की किस्मत की, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की, आइसक्रीम पार्लर की। इसका आप याद ही रखिएगा, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की। चलिए अगले क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन का था सारनाथ पिलर की वस्तु का नमूना। बात किया जाए मौर्य काल की, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार बना, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बना और मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अशोक को कहा जाता है। और अशोक के द्वारा ही सारनाथ में स्तूप का निर्माण किया गया। स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा सारनाथ में कराई गई और स्तूप को ही सारनाथ पिलर भी कहा जाता। तो सारनाथ पिलर मौर्य काल की वस्तु का नमूना है। सारनाथ पिलर की बात करें तो मौर्य काल के वस्तु का नमूना, आंसर हो जाएगा मौर्य काल के दौरान इसकी निर्माण हुई थी अशोक के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पश्चिम में गुजरात से उत्तर में बिहार तक फैली पर्वतमाला कहलाती है। बात किया जाए, एक राज्य है राजस्थान और राजस्थान राज्य में एक अरावली पर्वत है। मुख्य रूप से अरावली पर्वत राजस्थान राज्य में है और इसका विस्तार कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जैसे गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली। इस क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो पश्चिम में गुजरात और उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला को अरावली कहते हैं। क्या कहते हैं? अरावली कहते हैं। अरावली की बात करें, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और अरावली पर्वत से कई सारी नदियां निकलती हैं और अरावली पहाड़ी से, अरावली के पश्चिम से लूनी नदी, माही नदी और साबरमती नदी निकलती है। ठीक है, माही नदी की बात करें, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, यहूदीन मेयूहीन अपनी किस वाद योग्यता के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा वैलिंग, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह सिखों के डैश गुरु थे।
गुरु गोविंद सिंह की बात करें, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इसका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था, लेकिन इसका निधन 1708 ईस्वी में महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर हुआ था। और इसकी हत्या गुलखा नामक पठान के द्वारा कर दी गई थी। और सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इसका आंसर हो जाएगा अंतिम। चलिए, एक राज्य जहां किसी सरकार का राज नहीं होता वह राज कहलाता एनार्की। इसका आंसर हो जाएगा एनार्की राज कहलाता। चलिए, लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किसके द्वारा किया गया था? चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, मतलब शुरुआती दौर में जब हम लोग वोट गिराते थे उस समय मेरा आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। शुरुआती समय में मतदान की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन एक संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन 1989। उस संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी और वर्तमान तक 18 वर्ष ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। संविधान के 61वें संशोधन नियम द्वारा 1989 ईस्वी में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है और वर्तमान में हम लोग 18 वर्ष के उम्र के बाद वोट गिरा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन। आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक हैं। इसका आंसर होगा मोहन राकेश। इसका आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बात किया जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस का 1917 में अधिवेशन कोलकाता में था। 1917 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इस अधिवेशन की अध्यक्ष थी एनी बेसेंट और एनी बेसेंट महिला थी और ये आयरलैंड की रहने वाली थी और इस प्रकार कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। चलिए 15। INS विराट भारतीय नौसेना की सेवा में है, वह क्या है? तो वह एक विमान वाहक है। चलिए, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से दो विभाजित होती है। बात किया जाए अरावली पर्वत की तो अरावली पर्वत से साबरमती नदी निकलती है और मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकलती है। ये दोनों नदी अरावली पर्वत को दो विभाजित करती है। इसका आंसर है चंबल और साबरमती। और साबरमती की बात करें, साबरमती नदी के किनारे ही अहमदाबाद स्थित है जो कि गुजरात राज्य और गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है और साबरमती नदी के किनारे ही महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब ए नंबर में अनिवार्य पुस्तक की कीमत आय को पीछे छोड़ देती है। 2 नंबर ऑप्शन में मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है। 3 नंबर में मुद्रा की विनिमय दर गिर जाती है। डी नंबर में राजकोषीय घाटा भुगतान शेष घाटे से अधिक हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, जीडीपी को ध्यान में रखिएगा। मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन। कहा जा रहा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति क्या होती है? जब बी नंबर ऑप्शन देखिए, जब उनके बीच दूरी बढ़ती है तो गति घटती है और इसके विपरीत भी सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रबल एकाधिकारी विरोध विधान। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा माई गर्लहुड एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन थे? तो तस्लीमा नसरी। अगला क्वेश्चन है मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टकिंग मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल में होते हैं
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 54 में देखने को मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के विषय में जानकारी मिलता है और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? बात किया जाए मगध पर हर्यक वंश का शासनकाल था। उस समय हर्यक वंश की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी और हर्यक वंश के बाद अगला वंश शिशुनाग वंश का उदय हुआ और शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली कर ली। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वैशाली। चलिए, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर बसा? बात किया जाए हर्यक वंश के अंतर्गत एक शासक थे उदाई। उदाइन के द्वारा ही गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की गई। इसका आंसर हो जाएगा गंगा और सोन। दिन और रात कब बराबर होते हैं? दिन और रात की बात करें जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर सीधी पड़ती है ना तो दिन और रात बराबर होती है। इसका आंसर होगा जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर पड़ती है। विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा भी कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं है मतलब हमको रबी फसल के बारे में बताना है। मतलब बाजरा की बात करें, ज्वार की बात करें, मक्का की बात करें, धान की बात करें, ये सब खरीफ फसल है। जबकि चना जो है खरीफ फसल नहीं, चना रबी फसल में आता है, गेहूं रबी फसल में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन मूलतः बिहार की भाषा नहीं है? बात किया जाए मगधी बिहार में बोली जाती है, मैथिली बिहार में बोली जाती है, भोजपुरी बिहार की है, अवधी बिहार की नहीं है। आंसर हो जाएगा अवधी। अवधी की बात करें ये यूपी के, उत्तर प्रदेश। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन स्थानीय पवन का उदाहरण है? स्थानीय पवन का उदाहरण है व्यापारिक पवन। कौन है? व्यापारिक पवन। चलिए साफ नहीं देखा पड़ रहा है, मैनेज कीजिएगा। चलिए देखते हैं। कहता है रणथंभौर क्या है? यहाँ लिखा है रणथंभौर क्या है? तो रणथंभौर एक राजपूत दुर्ग है जो कि राजस्थान में है। हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपकरण निलंबित होते हैं? जब राष्ट्रपति से अधिक राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है तो हम लोग का मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, यहाँ से देखिए, ये थोड़ा सा देखा पड़ रहा। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत से मिलती है? बात किया जाए मेगास्थनीज की। मेगास्थनी मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में यानी मौर्य काल के दौरान मेगास्थनी भारत आए थे और इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की और इंडिका नामक पुस्तक से ही हमें पाटलिपुत्र के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनी। चलिए अगला क्वेश्चन है अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? बात किया जाए जब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी बिहार 5 बार आए और 5 बार आने के दौरान एक बार 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने बिहार में बिहार विद्यापीठ की स्थापना करने के दौरान आए थे और 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा सदाकत आश्रम के समीप विद्यापीठ की स्थापना की गई और उसी दौरान बिहार शरीफ के नागरिकों के द्वारा महात्मा गांधी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया गया। इसका आंसर होगा बिहार शरीफ। अगला क्वेश्चन है हरित गिरी का प्रवाह होता है, मतलब ग्रीन गैस हाउस। ग्रीन गैस हाउस की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडलीय में होने, मतलब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा से गर्मी पृथ्वी काफी गर्म हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की हूँ। कहता है नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने को सुधारा जा सकता है। मतलब
हम साफ वस्तु, दूर की वस्तु स्पष्ट न देख सकते, मतलब दूर की वस्तु नहीं देख सकते, लेकिन नज़दीक की वस्तु देख सकते हैं। अगर नज़दीक की वस्तु देख सकते हैं तो उसके लिए हमको अवतल लेंस से ही ठीक होगा। आगे चलिए। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षण के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? इसका हो जाएगा डीएनए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटॉक्सिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीटॉक्सिन, जो कि डी नंबर में है। चलिए क्वेश्चन सुधारने साफ नहीं दिखता, छोड़ देते, आगे बढ़िए। 38 नंबर क्वेश्चन है, सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारण होते हैं। सड़क की रोशनी बोले, सोलर कुकर बोले, दाढ़ी बनाने में बोले, हजामी दर्पण में बोले, इसका सबका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए अगले क्वेश्चन। डैश में विकिरण लंबवत नहीं होती, किसमें लंबवत विकिरण नहीं होता है? तो इसका हो जाएगा समांतर चतुर्भुज में लंबवत विकिरण नहीं होते। पतंग में होता है, वर्ग में होता है, समचतुर्भुज में होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में नहीं देखने को मिलता है। बात किया जाए मान ज्ञात कीजिए। अब इसको आप गुना कीजिएगा बारी बारी से, तो इसका आंसर आएगा बी नंबर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कहता है 50 से लेकर 150 के बीच कितनी संख्या है जो 5 तथा 7 दोनों से विभाजित है? यानी 5 से विभाजित होना चाहिए और 7 से विभाजित होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। 7 को 5 से गुना करिए, आ गया 35, और 35 को ध्यान दीजिएगा, 35 60 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। मतलब कहने का मतलब है 35 में 7 से भी भागा दे सकते हैं और 7 से भी भागा दे सकते हैं, दोनों से ये कट जाएगा। तो हम 35 को हम लेते हैं, 35 को लेकर हम 150 में भागा देंगे, 150 में 35 से हम लोग भागा देते हैं, भागा दीजिएगा तो ये 4 बार में लग जाएगा, पूरा पूरा कटेगा नहीं, ये आ जाएगा 4 बार में। हमको सिर्फ भागफल से मतलब है, 4 बार में लग गया। चलिए 4 हो गया। कितनी संख्या हो सकती है? 1 से लेकर 50 तक में 4 संख्याएं हो सकती है जो 5 से भी और 7 से भी कट सकता है। लेकिन हमको कहाँ से लेना है? 50 से लेना, हमको 1 से नहीं लेना। 1 से लेकर 50 तक में, 1 से लेकर 50 तक में 35 से कटने वाला एक ही ठो आएगा 35, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, 4 में से 1 घटा देंगे, बचा 3। मतलब 3 ऐसी संख्या है जो 50 से लेकर 150 तक में 5 और 7 दोनों से विभाजित हो सकती है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता इकाई अंक निकालने के लिए सिर्फ इकाई अंक पर हम फोकस करेंगे। 6, 2 और 7, बस इकाई अंक पर फोकस करेंगे, कुछ नहीं। 6 को 2 से गुना करिए, 12 आया। फिर 12 में इकाई अंक पर फोकस करेंगे, फिर आप 2 को 7 से गुना करें, कितना हो गया? 14। फिर हम इकाई अंक पर फोकस करेंगे, आंसर हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10% तथा 40% की 2 क्रमिक छूट का निव्वल छूट क्या होगा? छूट प्रतिशत निकालना, 10 40 माइनस 10 इंटू 40 कर देना है। अब बटे 100, ये 100 से 0 से 0 कट जाएगा। 40 10 50, 50 में से हम 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 46। इस प्रकार हो जाएगा 46%। एक फार्मूला होता है, देख लीजिए, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100, छूट प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति दूध तथा पानी को 5:3 के अनुपात में मिलाता है, परिणामी मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा? हमको दूध का प्रतिशत पूछता है। ये है मिल्क का रेशियो, ये है वाटर का रेशियो, और टोटल कितना है? 8। टोटल कितना? टोटल को नीचे रखेंगे, जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे। किसका पूछ रहा है प्रतिशत? दूध का, तो दूध का प्रतिशत कितना है? 5 ऊपर रखेंगे। प्रतिशत में बदलना 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, आप काट कूट करिए, आपको आ जाएगा 62.5। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है? भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है 43% भूभाग पर। कितना परसेंट भूभाग पर? 43% भूभाग पर। और भारत में दूसरे स्थान पर लाल मिट्टी आती है। कौन मिट्टी? लाल मिट्टी, याद रखिएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? बात किया जाए, कांग्रेस का अधिवेशन 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में लक्ष्य रखे थे कि पूर्ण स्वराज की लक्ष्य 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था और इस अधिवेशन में कहा गया था, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती है तब तक हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता या स्वाधीनता दिवस के रूप में बनाएंगे और इस प्रकार 1930 ईस्वी से स्वतंत्रता या स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी 1930 में। इसका आंसर हो जाएगा 1930। चलिए 47 नंबर। 47 नंबर में कहता है विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। इसका आंसर होगा नेल्सन मंडेला। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें किस नदी पर है तो ये हो जाएगा कावेरी नदी। कावेरी नदी की बात करें, ये कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और तमिलनाडु के तट पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है और कावेरी नदी की लंबाई है 800 किलोमीटर। कितना है? 800 किलोमीटर है और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है और कावेरी नदी में 12 मास पानी होता है जिससे इसे 12मासी नदी भी कहा जाता है। वैद्युपीय नदी में किसे 12मासी नदी कहा जाता है? तो कावेरी की। चलिए अगला। विकलांगों के लिए ओलंपिक में जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा एपिओलम्पिक्स के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? बात किया जाए मौर्य वंश की तो मौर्य वंश के अंतिम शासक था वीरधस। वीरधस का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। वीरधस का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने वीरधस की हत्या कर मगध पर एक नए राजवंश शुंग वंश की स्थापना की। ठीक, शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंश के बाद मगध पर कण्व वंश की स्थापना की गई। इसकी आंसर हो जाएगा कण्व वंश। इस सेट में 50 तक ही रखते हैं, अगले सेट में 50 से आगे देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सबों का